नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, 21 मई 2023 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रीलिम्स की एग्जाम में आप सभी अपियर होने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि ओएमआर कैसे फिल की जाती है, कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही साथ पेपर सॉल्व करने की एक जो आइडियल मेथड है वो क्या होनी चाहिए कि हमें कम से कम कंफ्यूजन हो और अधिक से अधिक हमारे क्वेश्चन सही हो सके। तो आज आशीष सर आपको बताएंगे कि ओएमआर फिल करते टाइम कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए, साथ ही साथ पेपर सॉल्व करने की जो स्टेप्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। सर, नमस्कार दोस्तों। आगामी 21 मई 2023 को जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है एमपीपीएससी की, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएँ। आज एक 80 प्रश्न यदि सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। आप जो है सिलेक्ट की श्रेणी में ऑलरेडी हो जाएंगे। तो हमारे ये क्वेश्चंस इतने कैसे सही हों, हमारी जो प्रारंभिक से तैयारी है वो सही सलामत रहे, हम ओएमआर के माध्यम से अपने आप को सिलेक्शन कैंडिडेट के रूप में साबित कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ओएमआर कैसे भरें इसको हम आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर जो हमारी कॉपी होती है, सबसे पहले जो हमें सेंटर में दी जाएगी उसको भली भांति देख लें क्या वो कटी फटी तो नहीं है, अर्थात चेकिंग में समस्या ना जाए। तो सबसे पहले सटीक और सही ओएमआर हम इन्विजिलेटर से प्राप्त करें और उसमें सबसे पहला जो बॉक्स होता है नाम भरने का सर, अपना ये जो ओएमआर का फॉर्मेट है ये जी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही दिया गया है। जी जी है ना? तो यही नमूना आने वाला है, मतलब बिल्कुल हूबहू आपको लगभग यही कॉपी देखने को मिलेगी एमपीपीएससी आयोग के द्वारा जब आपको दी जाएगी। है ना? बिल्कुल सर, ठीक है सर, बताइए। यही कॉपी रहेगी। इसका एक हमें ये नमूना दिया गया हुआ है। हाँ फॉर्मेट दिया गया है। हाँ। तो इसमें जो पहला है नेम कैंडिडेट, कैंडिडेट का नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, पूरा नाम, और इतना बॉक्स पर्याप्त रहता हाँ, है, क्योंकि पूरा हम नाम लोग आ अभी जाता है। टेस्ट सीरीज करवा रहे थे सर, तो बहुत सारे एस्पिरेंट रहते थे कर्सिव राइटिंग में अपना नाम लिख देते हाँ थे। हाँ नाम लिख रहे हैं तो केवल नाम ही लिखेंगे, सरनेम नहीं लिखेंगे। जी जी है ना? तो वास्तविकता में आपका जो 10th और 12th की मार्कशीट में जो नाम है, जिस नाम से आपने फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरा। कंप्लीट पूरा नाम आपको लिखना है। बिल्कुल ऐसा सर, नहीं कि बिल्कुल सरनेम लिख दिया तो नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिख दिया तो सरनेम नहीं लिखेंगे। बिल्कुल, वो साइन थोड़ी कर रहे हैं हम, हाँ। सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। हमने जिस आवेदनकर्ता के नाम से आवेदन भरा है वो पूरा नाम उसमें होना चाहिए। तो ये आप कैपिटल लेटर में पूरा नाम भरेंगे। उसके बाद दिया रहता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। क्वेश्चन बुकलेट नंबर हमें प्राप्त होता है जो हमें पेपर मिलता है, उस पेपर के साइड में ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा रहता है अभी वो देखेंगे नंबर, हम, वो भी है देखेंगे ना, वो क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में। पेपर में हम उसको दिखाएंगे आगे। उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम रहती है। डेट ऑफ एग्जाम में 6 बॉक्स रहते हैं। इसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि हमें जो ईयर होता है, ईयर का लास्ट 2 डिजिट लिखना होता है। पूरे लिखना। जैसे 21 मई 2023 है तो 210523 ऐसे भरेंगे। मतलब मंथ में बिल्कुल हम 05 लगाएं। हाँ, लास्ट में हमें ईयर का 2 डिजिट रखना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने आवेदन किया है, यदि हम मैथ बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं, तो उसमें 2 टाइप का ऑप्शन रहता है। आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट सर्विस दोनों के लिए एलिजिबल है। ठीक है सर, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस में ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट आवेदन कर सकते हैं जो मैथ बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, बैकग्राउंड जिनका है। बिल्कुल, तो इंजीनियरिंग वालों से भी। तो ये दोनों गोले भरना है। हम आवेदन करते समय उसमें लिखा रहता है बोथ अप्लाई या सिंगल। तो जो लोग मैथ साइंस से नहीं है वो लोग सिंगल रखते हैं। चूज किया है वो जी। स्टेट प्रीलिम मतलब सर्विस के लिए भी और स्टेट फॉरेस्ट के लिए, बिल्कुल। दोनों ही गोलों को कंप्लीट फिल करना है। बिल्कुल फुल करना। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप गोले नहीं भरते हैं तो अयोग्य माना जाएगा। माना जाएगा ठीक उस है, एग्जाम के लिए। तो पर्याप्त समय रहता है, 15-20 मिनट पेपर से पहले ओएमआर दे दी जाती है। भली भांति सटीकता के साथ, सतर्कता के साथ हमें गोले भरना है। इसके बाद क्रम आता है रोल नंबर का। रोल नंबर चाहे आप कितना भी रट लिए हों, कितना भी याद कर लिए हों, लेकिन आपकी टेबल में सामने लिखा रहेगा रोल नंबर। आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसकी एक एक डिजिट ध्यान से, एडमिट कार्ड में से देख कर हाँ, ही अपने को एडमिट कार्ड सामने रखो, टेबल में अपना नंबर मिलान कर लो, सही रोल नंबर लिखा है कि नहीं, और उसके बाद एक एक डिजिट स्पष्ट रूप से लिखिए। फिर एक एक डिजिट का ऊपर से नीचे तक मिलान कर लो। मान लो रोल नंबर आपका 10 से स्टार्ट है, 10 से, तो 1 में गोला करें। उसके बाद यदि आपका रोल नंबर 12 है, यानी 12 स्टार्टिंग में,
तो फिर 2 में गोला करें। ऐसे जो डिजिट आपने ऊपर लिखा है उसको देखते हुए डिजिट को आपको बिल्कुल ब्लैक फिल करना है। बिल्कुल ऐसे करना है, ये नहीं करना है कि ऐसे डायरेक्ट भरना है, ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए ऐसे ऐसे मतलब बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। गलती हुई हाँ। तो आपका सिलेक्शन जो है वो प्रभावित हो सकता बिल्कुल, उसमें ये रहता है सर कि यदि किसी भी कैंडिडेट की ओएमआर सीट में रोल नंबर उसने गलत भर दिया, और ये तो सीरियल से दे दिए जाते हैं ओएमआर सीट, लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति ना आए कि ओएमआर अवेलेबल ना हो। हालांकि वो लोग सेंटर वाले प्रयास करते हैं कि यदि किसी स्टूडेंट ने गलत रोल नंबर भर दिया है तो उसको दूसरी ओएमआर अवेलेबल करा दिया जाए। लेकिन सब उनके दया भाव पे निर्भर वो करता उनके है। दया भाव पे वो बोल देंगे कि सीरियल से दिया गया है हाँ। और यही ओएमआर आपको मिलेगी। बिल्कुल, तो एक प्रेशर आपका जो सिलेक्शन होने वाला था, आपके जो प्रश्न सही होने वाले थे, उस प्रेशर में गलत हो जाएंगे। तो कोशिश ठीक करिएगा है, कि रोल नंबर बहुत इत्मीनान से आराम से 15 मिनट पहले ओएमआर 15-20 मिनट पहले आराम से मिल जाता है, वो पर्याप्त टाइम में हमें ये सब हाँ, भरना। 9:45 बजे आपको ओएमआर मिलेगी, आराम से भरपूर इत्मीनान से भरिएगा। बिल्कुल। उसके बाद सर आता है पेपर। पेपर कौन सा है? फर्स्ट शिफ्ट 10 बजे से स्टार्ट होता है पेपर फर्स्ट, जिसको हम जीएस पेपर कहते हैं। जी। 301 इसका कोड होता है, याद कर लें, वैसे उसमें लिखा रहता है। ठीक वैसे है, आवश्यकता भी कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पेपर GS1 भी लिखवा लेते हैं। हाँ, तो ये सिंपल है, पेपर लिखना है, क्या है, कौन सा है, पेपर फर्स्ट होगा तो इसको गोला करना है। उसके बाद आपको ये इसमें लिखना भी है कौन सा पेपर 1 पेपर 2 है। जी। ठीक, 2 बजे के बाद जो स्टार्ट होगा पेपर सेकंड पाली में, वो सेकंड होगा, उसमें गोला भरना है और यहाँ पेपर 2 लिखना है। यानी कि 10 बजे से जो पेपर आपका शुरू होगा उसमें पेपर या GS1 लिख करके पेपर नंबर 1 को ब्लैक कंप्लीट फिल बिल्कुल करना है। बिल्कुल। ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक, तो सबसे क्वेश्चन important। पेपर मिलने के बाद इसमें पहले से जो हमें ओएमआर मिलेगी उसमें 2 चीज नहीं भरनी है। पहला सेट नंबर नहीं भरना है और ये वाला क्वेश्चन बुकलेट नंबर नहीं भरना है। 15-20 मिनट पहले, क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले ये 2 चीजें नहीं भरनी है। ठीक है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद जब पेपर मिल जाएगा तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम पेपर को देख लें, पूरे प्रश्न दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं। पेपर में इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है जी। कि यदि कोई क्वेश्चन नहीं छपा है तो दूसरा पेपर ले लें उनसे। बिल्कुल। फिर जब दूसरा पेपर यानी आपको सही सलामत पेपर मिला है तो सेट नंबर को सिलेक्ट करें। बी सेट है तो बी में गोला लगाएं, यहाँ बी लिखें। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा रहता है और उसी बुकलेट नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, यदि इसमें आपको न पता चल रहा हो, आप भले ही कितना पढ़े लिखे हों लेकिन न समझ पा रहे हों, तो वहाँ के जो परीक्षक होते हैं उनसे पूछ लिया जाए। सहायता ले सकते हैं आप। बिल्कुल, ये उनसे आप पूछ सकते दो हैं। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ना, रोल नंबर, ये दोनों बहुत अच्छे से भरे, क्योंकि जो भी आप बुकलेट नंबर का सेट रहेगा, जैसे मान लो पेपर का सेट नंबर आपको ए मिला, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ओएमआर चेक होगी। बिल्कुल सर, आपने ये भले ही हाँ, बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर दिया, आपके 90+ आ रहे हो, लेकिन आपको सेट तो ए मिला था और गलती से आपने सेट बी फिल कर दिया, तो आपको सेट बी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होगी। बिल्कुल सर। इसमें क्या रहता है, जैसे पेपर 4 हैं ABCD, बिल्कुल। तो प्रश्न वही रहेंगे, सीरियल नंबर इधर उधर सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया ऊपर जाता नीचे है। सीक्वेंस रहता है और सेट नंबर आप डाल देंगे तो उसी तरीके से ओएमआर चेक होगी। गलत सेट नंबर डाल देंगे तो आपका पूरा गलत मूल्यांकन हो जाएगा। कुछ चीजें ठीक है। और है सर, जैसे कि ये बार कोड है, तो हाँ। बार कोड को हमें डैमेज नहीं करना है, हमारी ओएमआर को बहुत संभाल करके रखनी, किसी प्रकार से डैमेज ना हो, गीली ना हो, है ना, ये चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आप इस ओएमआर पर चाहे बैक साइड यानी कि पीछे की साइड भी आप कुछ ना लिखें, ना ही आप इस ओएमआर पे कहीं भी किसी प्रकार का पहचान चिन्ह बनाए, ना तो स्टार बनाए ना राइट पर, यानी कि इस पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होना चाहिए, ना तो फ्रंट साइड और ना ही बैक साइड, है ना। इसके बाद में आप जो ये सर्कल्स फिल करेंगे बहुत ही इत्मीनान से फिल कीजिएगा, है ना। ये 2 बार आप आश्वस्त हो लें, भली प्रकार से आप आश्वस्त हो लें कि अगर क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बी आप टिक कर रहे हैं तो बी ही आप सर्कल फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर, ये जो प्रक्रिया है, हम ऊपर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अब आते हैं कि इसमें अपने क्वेश्चन आंसर पे। हमारे 100 प्रश्न होते हैं दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। 100 के 100 प्रश्न में स्पष्ट लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। बिल्कुल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है निगेटिव मूल्यांकन नहीं है तो आप सभी को गोला करें। माइनस मार्किंग है तो अब यहाँ स्पष्ट होता है कि हमारा जो कॉपी है ओएमआर है, इसमें कहीं भी अपना पहचान चिन्ह नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ओएमआर चेक होने में फिर दिक्कत आएगी, आपकी ओएमआर रिजेक्ट हो सकती है। तो ये जो प्रक्रिया रहती है इसके लिए हमें
ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, काला पेन, ठीक है। ब्लैक पेन यूज जी करना है क्या, ताकि उससे जो स्कैन होता है ओएमआर बहुत आसानी से हो जी, जाती है। जेल पेन का यूज ना करें क्योंकि जी पसीने में पानी में किसी प्रकार से फैल सकता है। हाँ और कुछ चीजें और हैं जैसे कि आपको सील एंड सिग्नेचर जो है जी वो चेक कर लेना है कि आपके जो सेंटर में आप हैं उसकी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। देन इसके बाद में आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अपने सिग्नेचर भी करिए और साथ ही साथ जो इन्विजिलेटर है वो भी आपके उस ओएमआर पर सिग्नेचर करेंगे, तो ये चीजें भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, अपना साइन करना है। इन्विजिलेटर आएगा, पूरी प्रक्रिया चेक करेगा और कहेगा कि इसको भर लीजिए। अगर आप भरे नहीं हैं और साइन कर दिया तो आप तुरंत भरिए, ध्यान बिल्कुल रखिए। बिल्कुल। ये कर देना है। इसके बाद सील लगेगी, वो केंद्राध्यक्ष का काम रहता है। ठीक, इसके बाद इसमें पीछे लिखा भी रहता है, यानी आपको जो कुछ भी दिया जा रहा है उसमें निर्देश यदि हैं उसको आप भली भांति पढ़ें। बिल्कुल। काले बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, ये स्पष्ट लिखा जी। हुआ है। यहाँ ठीक पर है। मतलब जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना हाँ है और गोले सही भरने का क्या तरीका है वो यहाँ पर दिया हुआ जी जी बिल्कुल। है ना। कंप्लीट फिल करना है, किसी हाँ प्रकार से ऐसा नहीं भरना है छोटा सा, ना ही कोई टिक मार्क और ना ही क्रॉस मार्क, है ना, बिल्कुल। ये भी नहीं करना है। और एक और चीज है वो भी आप ध्यान में दीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या काम करते हैं, यहाँ पर ऊपर पहले टिक मार्क एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स लगा लेते हैं कि हमें इसका आंसर ये देना है, इसका आंसर ये देना है, छोटे छोटे बिंदु लगा लेते हैं और उन बिंदु के बाद में उसको कंप्लीट ब्लैक फिल करते हैं। ये भी ना करें कि गलती से देर एक पॉइंट भी किसी दूसरे गोले के अंदर लग गया तो ये मान लीजिए वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, है ना, क्योंकि फिर वो दो आंसर माने जाएंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर जो प्रक्रिया है अपनी, है ना, ये जो अपने क्या बोलते हैं गोला भरना है। ठीक। तो इसमें कोई भी गोला हम यदि भर रहे हैं तो इसको यदि इतना भर रहे हैं थोड़ा सा तो वो भी रिजेक्ट होगा। वो भी इसके reject अलावा होगा। यदि इसको हम इतना कर दिए और सोचे कि इसको थोड़ा थोड़ा सा हटा दें, रब करते न हैं हाथ दिखे, से। और दूसरा सही पता चला कि ये वाला सही है और इसको हम पूरा कर दिए, ठीक, जी। तो ये रिजेक्ट है, ये क्वेश्चन का रिजेक्ट हो जाएगा ये वो। क्वेश्चन ठीक है, डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। भले आपका ये सी बिल्कुल सही था और इसको आपने थोड़ा सा बस किया था, तो ऐसा नहीं करना है। पूरी तरीके से श्योर होने पर ही किसी गोले पे पूरा फिल करना है। बिल्कुल। और गोले को ऐसा फिल नहीं करना है कि मान लीजिए ये आपने कर हाँ। दिया और थोड़ा सा, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा, पूर्णिमा के ठीक 2-3 दिन पहले चंद्र इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा कटा रहता है, ये भी नहीं करना। और पूर्णिमा के दिन पूरा भर जाता है। तो हमें पूर्णिमा के दिन वाला चांद बनाना है, पूरा फुल हो जाना चाहिए गोला, ठीक है, सर्किल पूरा होना चाहिए। और ये नहीं करना है कि इतना सर्किल कर दो कि आप गोले के बाहर चले जाओ। हाँ, कुछ ऐसे ठीक है। कैंडिडेट्स अगर टेस्ट सीरीज में देखे हैं मैंने कि हाँ। ऐसा फिल कर देंगे कि ऐसा लगता है कि वो दूसरे गोले को भी अतिक्रमण कर लेते हैं। नहीं, तो आप सबसे पहले गोले भरने की बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले ये जो बाहर की आउटर लाइन है इसी को फॉलो करते हुए आप क्या करें, यहीं से आप एक और सर्किल उसके अंदर बना दें, फिर इसके एक लाइन और खींच दें, फिर उसके अंदर आप जैसे चाहे जैसे आप कबड्डी खेल लें, कुछ भी कर दें, ये पूरा गोला अच्छे से भर जाएगा। लेकिन आप पहले सर्किल बनाएंगे और बाद में गड़बड़ करेंगे तो वो आपका सर्किल बिना पैमाने पे बनाया हो गड़बड़ हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, तो वो जो है सही नहीं है होगा। ना, वो प्रैक्टिस से क्या है, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से सर हमारी प्रक्रिया होती है ओएमआर भरने की, गोला भरने की। जी अब बात आती है कि आंसर सही कैसे करें। जी, अब बात कर लेते हैं कि ओएमआर में कोई यदि कंफ्यूजन भी आपको है तो आप कमेंट करिए, उसका आंसर आपको मिलेगा। आई थिंक कि सारे कुछ ओएमआर से रिलेटेड हमने बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि सर पेपर हाँ। पेपर मेथड कौन सी होना चाहिए कि जिससे अधिकतम हमारे अंक आ सके, है ना। बिल्कुल। तो पेपर हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में ही देन हम आगे चलते हैं कि बिल्कुल सर, पेपर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें आंसर्स को कैसे टिक करना है। ठीक है, कौन सा आंसर हमें पहले लगाना है गोला, कौन सा उसके बाद में लगाना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका रिवीजन कैसा है, आपके फैक्ट नॉलेज कैसे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। अभी पिछला 2021 का प्रीलिम्स 19 जून 2022 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ सर ने दिखा दिया है, जो नमूना दिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये नंबर होता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, एक्स स्टार्ट में रहता है, फिर अंक भी रहते हैं। ये आंसर ओएमआर में लिखना ये जो होता बुकलेट नंबर रहता है उसमें लिखना हमें बहुत आवश्यक है। ये जो वही बुकलेट नंबर है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब आपको एमआर मिलेगी तो उस टाइम ये नहीं रहता आपके पास में, ये बाद में आपके पास आता है जब आपको पेपर मिलता है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। सेट नंबर बड़े भारी अक्षरों में लिखा होता है, सेट सेट, कौन सा है, ए है, बी है, सी जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। जैसे ही आपको पेपर मिलता है और ओपन करने की अनुमति मिलती है, यहाँ पे अपना
रोल नंबर भी आपको पर्याप्त समय के अंदर ही जल्दी हाँ, से fill ये कर वो देना है। निर्देश देते हैं कि रोल नंबर भर दें, बिल्कुल। क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी एक्सचेंज करके नकल जैसी प्रक्रियाओं में हाँ, शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल। तो वो नहीं करना है। तो ये इसमें कुछ निर्देश दिए रहते हैं जिसको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और उस निर्देश को पढ़ करके हम आगे की कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। कुछ एक दो तीन इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। ध्यान में क्या रख लेना है, वो ये है कि सबसे पहले आपकी OMR पे आप जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लीजिए। देन इसके बाद में पेपर पे इंस्ट्रक्शन है, पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन में सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि अगर किसी भी प्रश्न के अंदर कोई गलती आपको देखने को मिलती है तो अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरण में आपका हिंदी रूपांतरण जो है वो मान्य रहेगा। तो जिस भी कंफ्यूजन में आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो कोशिश कीजिएगा, आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भी आप हिंदी मीडियम से एक बार प्रश्न को क्रॉस चेक कर लें, है ना, ताकि आप बेहतर तरीके से उस आंसर को अंडरस्टैंड कर बिल्कुल पाए। सर, वो 7 दिन का समय मिलता है आपको, कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन के बिल्कुल। अकॉर्डिंग, और यदि पेपर हल करते समय आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो हिंदी पढ़ लीजिए, बिल्कुल, है ये ना। बेनिफिट्स है, आप और दोनों तरीके से किसी भी ये तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल, तो पेपर मिलने से पहले सील नहीं खोलने का निर्देश दिया जाता है और उसको आप तब तक पढ़ सकते हैं, ठीक। जैसे ही सील ओपन कर लेनी है, यानी वो पॉलीथीन में पैक रहता है, बिल्कुल। और उसको ओपन करते हैं, फिर ये सीधा आ जाता है पेपर। चलिए अब बात करते हैं कि पेपर सॉल्व करने की बेस्ट मेथड्स कौन कौन सी है। तो सर आपको बताने वाले हैं सबसे पहले आपको किस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। बिल्कुल सर, दोस्तों सबसे पहले हमें जो पेपर मिलेगा, हमें सबसे पहले काम करना है कि पूरा पेपर एक बार रीड कर लेना। 5-10 मिनट के अंतर्गत पूरा पेपर रीड कर लीजिए। ये व्यवहारिक नहीं लगता होगा, क्योंकि हम जब पेपर प्राप्त करते हैं सीधा सा पहले प्रश्न को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना गोला फिल करने लगते हैं, या कुछ लोग पेपर में ही टिक लगाने लगते हैं, बाद में इकट्ठा गोला भरते हैं। दोनों ही क्रियाएं खतरनाक होती हैं। एक बार आप ऊपर पूरा पेपर पढ़ते रहिए और पेपर में ही टिक लगाइए, गोला लास्ट के आधे घंटे में भरेंगे, ये प्रक्रिया घातक हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, साथ ही साथ में आप गोला भरें, प्रारंभ से लेकर कोई पहला प्रश्न पढ़ें, दूसरा प्रश्न पढ़ें, गोला लगाना शुरू कर दें। सबसे अच्छा तरीका ये होगा जो मैं फॉलो करता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि इसको क्या करना है। सबसे पहले आपको 5-10 मिनट रफली पेपर पढ़ लेना है, पूरे क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार पेपर को सरसरी निगाहों से देख लें, पूरा पढ़ लेना है। इससे हाँ। पहले 100 क्वेश्चन चेक कर लें कि प्रिंटेड है या नहीं। हाँ, वो चेक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, हो सके कि बुकलेट नंबर, सेट नंबर पहले ना भरो, पहले पेपर चेक कर लो, उसके बाद दूसरा पेपर मिल सकता है। वैसे अभी ऐसी त्रुटियां नहीं पाई गई हैं पेपर में। तो अब बात आती है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि पहले पूरा पेपर पढ़ लेना है। इससे क्या लाभ होगा, इससे लाभ ये होगा कि जो क्वेश्चंस हमसे बनते हैं वो तो बन जाएंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे, और जो नहीं बनते हैं हमारा मस्तिष्क उनको सर्च करता रहेगा। वो अंदर की जो सर्चिंग प्रोसेस है ना, मन के अंदर हाँ, वो प्रोसेसिंग चल जाएगी, और हो सकता है कि आपको लास्ट तक में जो सही सही हो जाए उसके बाद वो याद आ जाएगा। अब क्या करना है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, जैसे कोई क्वेश्चन है नदियां और नदी से मिलान करना है हमें, ठीक है, कौन किसकी सहायक नदी है, किसमें विलय होता है। मान लीजिए ये क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है, समथिंग, इसका हम आंसर नहीं बताने वाले हैं, केवल संकेत बताने वाले हैं। मान लीजिए इसका आंसर बी है और आपको किसी एक नदी के जोड़े में त्रुटि है या समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आपको यदि सटीक आंसर पता है कि इतने जिलों से गुजरती है और ये जिला शामिल नहीं है, तो सीधा आंसर होगा इंदौर। इंदौर में नहीं गुजरती तो आप इंदौर में क्या करेंगे, गोला भर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर पता नहीं, यदि आंसर इसका तो अवसादी है, लेकिन यदि ये नहीं पता, ये नहीं पता, दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। सबसे पहले हमें अटेम्प्ट करना है जिस प्रश्न में आप 100% श्योर हो, यानी कि हाँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की पहली मेथड जो आप उनको सरसरी निगाह से देख चुके हैं, इसके बाद में आपको जिनका उत्तर 100% पता हो कि नींद में भी कोई आपसे जगा के पूछ ले उसका उत्तर सही होने वाला है, हाँ, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। बिल्कुल। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या मुझे ऐसा लगता है सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगभग 50% तो क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं सही, जो हमारे साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं या फिर हमारे संस्थान से लगातार जुड़े हुए हैं। तो 50% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके उत्तर आपको कंफर्म होंगे कि यही सही है। बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज का लाभ यही होता है कि हम लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से आंसर एलिमिनेशन की जो कला है वो विकसित कर लेते हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं कोयला पेट्रोलियम के, तो ग्रेनाइट कठोर चट्टानें, आग्नेय नई चट्टानें, उनसे कोयला बन ही नहीं सकता। कायांतरित आग्नेय और अवसादी से मिलकर बनती है तो भी अंतिम चट्टान है, बचता है परतदार या अवसादी। यहाँ भी तेल की संभावना होती है, मिलता है तेल, ठीक है।
अब जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड है, एलिमिनेशन करने की मेथड है, वो फर्स्ट पहला। मेथड तो आपको जो एकदम याद है वो वाले आप सॉल्व कीजिए। सेकंड पॉइंट में आपको द्वितीय चरण में पेपर सॉल्विंग के कहाँ जाना है वो बताइए। तो सेकंड में हमें ऐसा करना है कि जिस प्रश्न में जी हमें 3 ऑप्शन लग रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकते, लेकिन श्योर नहीं, तो वो सेकंड में रखना है। इसी ठीक को है, ले लेते हैं सर, जैसे हाँ। कि चलो एक फैक्चुअल टाइप के कुछ ले लेते हैं जिसमें आपको समझ में आए कि किस टाइप से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से उठा दी। हाँ, जैसे ये है सर, ठीक है। ये इसरो का पूरा नाम क्या है? जी, ये एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है। हमें क्या करना है कि 3 रिजेक्ट करने हैं और एक सेलेक्ट करना है। एक सेलेक्ट कर, तो 3 आपको पता है कि ये नहीं हो सकते, लेकिन श्योर नहीं है कि कौन सा सही है। श्योर नहीं। तो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप कभी इसरो को पढ़े हों तो इसरो तो ये पता है कि भारत का क्या स्पेस एजेंसी है, पूरा नाम नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं इसरो यदि भारत का है तो इंडियन शब्द तो होगा ही होगा। इंटरनेशनल नहीं हो सकता, ईरानियन नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो दो गए, एलिमिनेट हो गए हैं अपने पास में। हाँ। और अब बचा है जो वो बिल्कुल, ये अब बचता है, इंडियन हाँ सोसाइटी और इंडियन स्पेस। बिल्कुल। अब दूसरा आता है इंडियन और इंडियन, यहाँ आता है सोसाइटी, यहाँ आता है स्पेस। तो हमने ये पता है कि स्पेस एजेंसी है भारत अंतरिक्ष से संबंधित, बिल्कुल स्पेस एजेंसी है। तो स्पेस इसमें लिखा है, स्पेस इसमें लिखा है और स्पेस इसमें भी है जी। यानी ये स्पेस 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 तीनों हमें क्या पता है कि ये हो सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं है। श्योर नहीं। तो यहाँ इंटरनेशनल, इसरो इंटरनेशनल नहीं है, ईरान का नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इंडियन बचता है, इंडियन। तो यहाँ स्पेस से रिलेटेड ये वाला नाम आता है, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता वो कैंसिल, तो जो बचा वो हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा इसरो का पूरा नाम पता तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें हम 50-50, हमें 50-50। 2 क्वेश्चंस में डाउट हो, दोनों सही लग रहे हो। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन ये दिख रहा है सर, ये सार्गेसो सागर, जी ठीक है। सार्गेसम सागर जो है अटलांटिक महासागर में है, जी, इतना पता है, इतना पता ठीक है। लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर अटलांटिक की दक्षिण अटलांटिक। 50-50 का खेल है। अटलांटिक तो पता है, लेकिन अब उत्तर में है कि दक्षिण में ही है। बिल्कुल, ये हम ज्योग्राफी जब अच्छे से पढ़े हों तो हमें पता चल पाएगा कि ये एग्जैक्ट किस में आएगा। तो सार्गेसम सागर ये तो पहले से ही कैंसिल हो गया, हिंद महासागर उत्तरी प्रशांत महासागर हो ही नहीं सकता। हाँ। ठीक, अब बचता है अटलांटिक। अब इसमें हम सर्च करें कि कहाँ हो सकता है ये जी। तो सार्गेसो सागर के बारे में यदि आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, लेकिन एक कहानी पता है। क्या पता है कहानी? कि यहाँ जो जहाज जाते हैं आसपास, इसके एक बरमुडा ट्रायंगल है, वहाँ पास ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो उसी के आसपास है सार्गेसम सागर। तो बरमुडा ट्रायंगल का अगर आपको लोकेशन पता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बगल में है, बिल्कुल। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास में। और जो दक्षिण अमेरिका है वो दक्षिण अटलांटिक में है। तो इस तरीके से हम दूसरे उत्तरों को माध्यम से लगा करके हम उसको एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा उत्तर वाला। यानी कि हम जो पहली मेथड में बात की कि जहां हमें बिल्कुल याद है क्वेश्चन के आंसर, वो सॉल्व कीजिए। सेकंड मेथड वहां आप अप्लाई कीजिए जहां आप थोड़े से लॉजिक और दूसरे फैक्टों की सहायता से आंसर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि कोई भी हम परीक्षा देते हैं सर, उसका सिलेबस पढ़ते हैं जी। तो जाहिर सी बात है एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा जो एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए प्रारंभिक चरण को फेस कर रहा है, उसे मुख्य परीक्षा लिखना है, वहां जाकर फैक्ट्स के साथ, एनालिसिस के साथ इंटरव्यू में बात करनी है, इंटरव्यूअर के साथ आयोग में। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा। तो यदि उसको ज्योग्राफी दिया जाता है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो ये उसको एलिमिनेट कर सकता है आंसर। चौथा पॉइंट आता है जिसमें कुछ भी नहीं पता है, तब क्या करें? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि हमने बात कर ली अभी, जिनके आंसर पता है, जहां पर लॉजिक के द्वारा पहुंचा जा सकता है, और 50-50 कंफ्यूजन की हमने बात कर ली। फोर्थ लास्ट कैटेगरी ऐसी बनती है क्वेश्चनों की जहां पर हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि आखिरकार ये किस तरीके से आंसर तक पहुंचा जा सके। जैसे कि अब ये फास्फेटेट, चलो ये विवादित क्वेश्चन रहा था, तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ट्रक कृषि संबंधित है, हमें आइडिया ही नहीं है कि क्या है ये ट्रक कृषि, तो कैसे पहुंचेंगे इस पर सर आप? बिल्कुल सर, ये क्या है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, कृषि के साथ और भी संबद्ध सहायक क्षेत्र शामिल होते हैं। जैसे हम उसको पशुपालन से भी जोड़ते हैं,
जी। मुर्गी पालन से भी जोड़ते जी हैं, हाँ। कृषि में अनाज उत्पादन होता ही है, जी तो पशुपालन में दुग्ध उत्पादन भी होता है। एग्जैक्टली। तो फार्मिंग इंग्लिश में उसका होगा ट्रक फार्मिंग, ठीक है। जी ट्रक ट्रक कृषि किससे संबंधित है? हाँ। तो अब ये नहीं पता है, आपको बिल्कुल पता आइडिया है, ही नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं। चारों चीजें वैसे ही समझ में आ रही है कि मुर्गी अनाज दूध से लगभग लोग सारी चीज समझ में आ रही हाँ, कृषि से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, आप शब्द को पकड़ेंगे, जी। ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है। मतलब जिस काफी ऑप्शन का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसका डिपेंड एक, करता है क्वेश्चन के टाइप हाँ, पर। एक मैट्रिक की टाइप में बताता हूँ जी कि कुछ नहीं पता है आपको, क्या करना है, किसी भी चीज का अगर नामकरण होता है तो उसके पीछे न पीछे कोई थ्योरी होती है। थ्योरी होती है। तो जैसे इसका नाम पड़ा ट्रक और कृषि। ट्रक कृषि क्या है? तो ट्रक, यदि हम वाहन से रिलेट कर रहे हैं तो एक ट्रक होता है हमारे बहुत सारे जो, व्यूअर्स सर हाँ कृषि क्षेत्र से, यानी कि इनके माता पिता कृषि करते आए हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करेंगे इस ट्रिक से आपके। बिल्कुल। तो हम सिंपल सी बात करना चाहेंगे सर। ट्रक होता है, ट्रक तो सबको ही जानते हैं, भारी वाहन है वो, भारी बात माल ले जाता है, मान ठीक लीजिए। है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल, सीमेंट ले जाना, ये अनाज ले जाना, ठीक है। जी क्योंकि जो सरकार खरीदती है एमएसपी पे गेहूं, जी धान, जी उसको वो ले जाते हैं कहाँ, स्टोरेज हाउस तक, जी तो इकट्ठा ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रक कृषि है, ये दूध जो है ट्रक के माध्यम से नहीं जाता, ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ। ठीक है। अनाज जाता है, मुर्गी पालन ये नहीं ये जाता, तो नहीं जाता। ठीक है, ये मिनी ट्रक में जाता है, छोटा हाथी छोटा जिसको कहते छोटा हैं। फिर बचा साग सब्जी। है। तो दो चीजें दो अपनी चीजें हैं। आ गई यहाँ, फिर भी आप श्योर नहीं हैं फिर भी कि अभी श्योर ट्रक कृषि किससे रिलेटेड होगी, जी ठीक। तो एक चीज यहाँ और यहाँ एनालिसिस करना है। 50-50 तक तो पहुंच 50 गए। 50 आ गए, हाँ। फिर भी नहीं पता है। यानी ये सारे काम कब करना है, जब हमारे 3 प्रक्रियाएं हो जाएं। आखिरी में एक पूरा श्योर है, 50 50 में कर लिए खेल, जी। और 3 में एलिमिनेशन कर लिए। एलिमिनेशन लॉजिक अब लगा चौथा है, ये लगभग 30-35 क्वेश्चन में सबके आते हैं, लेकिन जो अच्छा पढ़े रहते हैं उनके पास 15-20 में डाउट जाता है। फ्री टाइम में जब आपका फ्री लगभग टाइम, आधा घंटा बचा रहता है, उसमें करना है ये सारी की सारी हाँ। चीजें। तो अब देखिए, यहाँ क्या है, अनाज। जी। अनाज कब होता है? 6-6 महीने में होता है, सेक्शन में। ठीक है। जी तो 6-6 महीने में एक बार हम लोगों के, हम खुद गांव से हैं, बेचते हैं कृषि विक्रय केंद्र में, और वहाँ ट्रक आता है सरकार का, एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन का, जी और जिले में ले जाता है गोदाम में। ले। साग सब्जी क्या होगा, ये जो मिनी ट्रक होगा और इससे बड़ा ट्रक भी होगा, और इसका काम होगा डेली। कोरोना काल में इंदौर में भी बाहर से ट्रक में सब्जियां आ रही थी, ट्रक भर भर कर, ठीक है। तो ट्रक कृषि क्या रिलेट करती है कि जो जहां कृषि का उत्पादन हो रहा है साग सब्जी का, जी उसको बड़ी मात्रा में किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाना, मतलब हमारे ठीक यहाँ है। से दूसरे के ले जाना, बिल्कुल एक साथ। हाँ, तो ट्रक फार्मिंग का संबंध सीधा हो जाएगा किससे? साग सब्जी से हो जाएगा। इतना आप सोचने के, मतलब मस्तिष्क को हम चलाएं यानी एग्जाम कि सेंटर में। जो जिन क्वेश्चन में आप फंसेंगे, उन क्वेश्चन में ऐसा है कि आप लगभग लॉजिक लगाते लगाते 50% एलिमिनेशन मेथड तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल उसके बाद या तो सही होगा या गलत। बिल्कुल। और एक जैसा ये था एक क्वेश्चन सर, 2023 को कौन सा ईयर घोषित किया गया है, जी। ठीक है। तो इसके लिए हम प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो न्यूज में बने रहने वाले शब्दों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। जी सरकार ने कहा है कि जो मोटे अनाज हैं, जो पुराने लोग होते थे, उनकी जो जीवन प्रत्याशा ज्यादा रहती थी, जी क्योंकि मोटे अनाज का वो ज्यादा सेवन करते थे। मोटे अनाज में कोदो, कुटकी, रागी, सामा, ठीक है, इसके अलावा ये मक्का, सब चीजें हैं। इन सब चीजों का उत्पादन किया जाता था। तो गेहूं तो पहले से ही इसका उत्पादन हो रहा था, चावल का भी हो रहा था, तिलहन का भी हो रहा था। तो जो चीजें चल रही हैं उसके लिए अलग से कोई यादगार वर्ष थोड़ी मनाया जाएगा। जी जिसका नहीं, विलुप्त हो चुका है, जिसकी यादें विस्मृत हो चुकी हैं, उसको यादगार करने के लिए यहाँ मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। जैसे एक घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जो दिवस था, 31 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभ किया था, कि जो घुमक्कड़ जनजातियां हैं, जो लोग दूसरे जगह जाकर जीवन यापन कराते हैं, यायावर जिंदगी जी रहे हैं यात्रा कर करके, उनके यादगार, उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए 31 अगस्त को समर्पित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस अगस्त को प्रारंभ 31 अगस्त को समर्पित किया ये दिन। तो ऐसे बहुत सारे दिवस हैं सर। 2 नवंबर को नगरीय स्थानीय स्वशासन दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऐसे हमारे प्रयास होना चाहिए। और बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिनको हाल ही में कुछ अवार्ड मिला है, किसी क्षेत्र से वो संबंधित रहे हैं, इनका हमें नॉलेज तो के साथ रखें। बिल्कुल। तो ब्रीफ में बात करें
कि आपको OMR में गलतियां नहीं करनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है, अपने नाम, रोल नंबर, बुकलेट नंबर, सेट इनको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है, गोलों को कंप्लीट तरीके से फिल करना है और पेपर को लगभग आपको 4 स्टेप्स में सॉल्व करना है। नंबर 1 कौन सी है जिसके आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। नंबर 2 की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके उनके आंसर तक पहुंचे जा सकते हैं, या फिर इसके बाद आपने 50-50 वाली जो पोजीशन है क्वेश्चनों की, यानी कि 50% लग रहा है ये सही है ये गलत है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप नंबर 4 पर उन क्वेश्चनों को रखिए जिन क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वहां पे आपके मस्तिष्क की क्षमता के अनुसार आप अपने लॉजिक रीजनिंग को लगा करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर जी, बहुत सारा चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कशन किया सर। स्टूडेंट को उम्मीद है ऐसा कि उन्हें अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जाहिर सी बात है जब हम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं हमारा अंतिम उद्देश्य होता है हम सफल हो जाएं, हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम उस कट ऑफ को पार कर लें। तो सबसे पहले आवश्यक है कि OMR को भली भांति भरें, टेंशन ना लें, और जब अच्छे से OMR भर लेंगे प्रक्रिया शुरू होगी ऑप्शन को गोले भरने की। तो उसके बाद जो करना है, सबसे अच्छे जो बनने वाले 100% से और उनको कर लीजिए। मान लीजिए आप 50-55 क्वेश्चन कर लिए जी, आपका कॉन्फिडेंस वहीं से हाई हो गया, बिल्कुल आत्मविश्वास से भर गए आप, तो आपके पास जो है चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आप सही क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। जी। और घबराइए नहीं, क्योंकि देखो एक चीज होती है कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा डर लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो फोकस उस बात पर कीजिए कि जो आपको आता है। अब समय बहुत कम है तो जो आपको आता है उसका रिवीजन कीजिए, नए फैक्टों को पढ़ने से बचिए, है ना, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, है ना। और एग्जाम में जब आप जा रहे हैं तो याद करिए वही चीजें जो आपको आती हैं और उन्हीं को बार बार याद करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि जो नई चीज़ें हैं उसको ज़्यादा पढ़ने से बचें, हाँ, और रिवीजन कर लें। कुछ फैक्ट्स जो पूरा आप पेपर लगाए हों उनका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और ये लगातार करना है, और पर्याप्त नींद लेनी है पेपर के एक दिन पहले, ठीक है। बिल्कुल। 6-7 घंटे के सो के बाद उसके आप जाइएगा एग्ज़ाम देने। तो इस तरीके से अपनी यात्रा को हमारे साथ आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हमने पुराने सेशन में कई मुद्दों पर बात की, आज प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी इन पेपर्स और OMR को लेकर बात की है। आशा है कि आपके लिए सफलता और सहायक सिद्ध हो सकेगी, आप सफलता के उच्चतम पायदान पर खड़े होंगे। इसके अलावा भी यदि अगर आपको कुछ डाउट्स लगते हैं, कुछ कंफ्यूजन आपके मन में आते हैं, तो आप नीचे हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिए इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके उस प्रश्न को हम तक पहुंचा सकते हैं। जी, तो दोस्तों आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अंत में एक लाइन कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मत हिम्मत हार ए चल मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।